नमस्कार मित्रों। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कृतिकार या हर शायर या कवि सिर्फ दुखांत बातों को लेकर ही सृजन कर सके, क्रिएटिविटी उसमें आए और उसी को लेकर एक कविता लेखन या इस क्षेत्र में उतरे। ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ये अक्सर ये माना जाता है कि जैसे वो महादेवी वर्मा की बात याद आती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। और इसी प्रकार से शिव कुमार बटालवी पंजाबी के प्रसिद्ध कवि, उनको भी आजकल याद किया जा रहा है। उनकी 50वीं बरसी का अवसर है, तो उनकी भी एक पुस्तक है बिरहा तो सुल्तान। यद्यपि बिरहा तो सुल्तान का मूल जो स्वरूप है वो बाबा फरीद साहब से लिया गया है, लेकिन बिरहा तो सुल्तान वो भी विरह को ही मुख्य रूप से अपनी सृजन शक्ति की ऊर्जा का प्रतीक मानते रहे हैं शिव कुमार भी। और इसी संदर्भ में आज मैं याद कर रहा हूँ, आपसे कुछ जानकारी बांट रहा हूँ अंग्रेज़ी के एक प्रख्यात कवि मिल्टन के बारे में। मिल्टन को जब जिक्र उसका करते हैं कई बार हमारे भारतीय कवि सूरदास का, तो महाकवि सूरदास को कई बार भारतीय साहित्य का या हिंदी साहित्य का मिल्टन भी कह देते हैं। यद्यपि दोनों में बहुत अंतर है। महात्मा सूरदास संत कवि थे, उनकी बातें और थीं। मिल्टन संत नहीं थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने लिखा वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था। उनकी 2 कृतियाँ विश्व भर में दुनिया के साहित्य में प्रचलित रहीं, एक पैराडाइज लॉस्ट और दूसरी पैराडाइज रीगेन। दोनों ही पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन, ये दोनों ही कृतियाँ बाइबल के कथानक पर आधारित थीं और चर्चा का विषय भी खूब बनी। ज़िंदगी मिल्टन के साथ भी न्याय नहीं कर पाई और इसे भी ज़िंदगी में बहुत दुखों का, पीड़ाओं का, विसंगतियों का और विरोधाभासों का सामना करना पड़ा। ज़िंदगी कभी भी रास नहीं आ पाई मिल्टन को, ये भी बात सही है। मिल्टन शुरू में थोड़ा सा महत्वाकांक्षी भी हो गए थे, उनका राजनीति में भी दखल हो गया था, लेकिन उनको ये लगा कि अगर मैं राजनीति में चला गया सक्रिय, तो मेरी जो सृजनशीलता है, क्रिएटिविटी है, ये तो गई, ख़त्म हो जाएगी। और ख़ास तौर से उन्होंने जब देखा कि उनका अपना देश ब्रिटेन जो है वो संकट में है, तो उनके लिए बाहर जाकर किसी अन्य देश में राजनीति करना भी उनको अटपटा सा लगा कि अपने देश में जाएं, जहां स्थितियां जो हैं वो मांग करती हैं कि जितने भी अच्छे लेखक हैं, क्रिएटिव राइटर्स हैं, वो लौटें और अपने देश की पीड़ा को अपनी कविताओं के माध्यम से या अपनी कृतियों के माध्यम से बयान करें। तो मिल्टन लौट आए। लेकिन मिल्टन की भी एक बात थी कि मिल्टन जन्मांध तो नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी भी दृष्टि जाती रही थी। और उन्होंने जब पैराडाइज रीगेन्ड लिखी, उससे पहले पैराडाइज लॉस्ट लिखते लिखते और उसके बाद पैराडाइज रीगेन्ड लिखते समय वो लगभग अपनी नज़र खो चुके थे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन इस प्रकार से एक अंधेपन की स्थिति में भी उन्होंने अमर कृतियाँ विश्व के साहित्य को दी। पहला विवाह हुआ, सुखी नहीं हो पाए और पत्नी को लगा कि ये बंदा तो मुझे भूखा मार देगा, तो उसे लगा कि ये तो लिखने लिखाने के अलावा इसे दुनिया में कुछ पता ही नहीं है, और वो अलग हो गई इनसे, बिल्कुल अलगाव हो गया। लेकिन अलगाव के बाद जब कुछ वर्षों के बाद वो लौटी, तो उसे लगा कि नहीं, ज़िंदगी बितानी है तो अलगाव में बिताई नहीं जा सकती, इसी व्यक्ति के साथ ही ज़िंदगी बिताना बेहतर होगा। लौटी तो कुछ ही महीनों के बाद उसका निधन भी हो गया। और मिल्टन को लगा कि ज़िंदगी जो है वो सहारा तो चाहिए, एक विशेष रूप से जब धीरे धीरे अपनी वो दृष्टि भी खोते जा रहे थे, तो सहारे की ज़रूरत थी। तो उन्होंने उस वक्त भी अपनी दोबारा शादी की। लेकिन हुआ ये कि जो दोबारा शादी की वो भी रास नहीं आई और उसको भी ये सुख ना तो ले पाए ना दे पाए। 3 बेटियां हो गईं और बेटियां भी बड़े अजीब माहौल में ही उनकी परवरिश हुई। तो कुल मिलाकर मिल्टन की ज़िंदगी दुखों से, विरोधाभासों से, विसंगतियों से भरी रही। लेकिन इसके बावजूद, ऐसी विकट परिस्थितियों के बावजूद, उन्होंने विश्व को ऐसी ऐसी कृतियाँ दी जिनके कारण उन्हें कालजयी घोषित करना पड़ा।
पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रीगेंड दोनों ऐसी कृतियां हैं, अंग्रेज़ी साहित्य का कोई भी अध्येता इनकी उपेक्षा कर ही नहीं सकता। शुक्रिया।